सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृप्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पराम्बा भगवती के चरणों में सादर नमन वंदन स्तवन प्रस्तुत करता हूँ। माँ सबका कल्याण करें, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और इसके साथ अपनी बात प्रारंभ करना चाहूँगा। इससे पहले कि मैं अपने मूल विषय पर आज उपस्थित हूँ, सबसे पहले हृदयांगन साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री कृष्ण द्विवेदी जी के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और उनसे शुभ आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूँ। तत्पश्चात अभिवादन की श्रृंखला में स्मरण करता हूँ संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण जी को, संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजूरी जी, हृदयांगन वीचिका नामक पटल को मूर्त रूप प्रदान करने में अपनी महती भूमिका निभाने वाले आदरणीय श्री हरिवाणी जी को, संरक्षक मंडल की सभी सदस्यगणों को और हृदयांगन समिति के सभी पदाधिकारियों को तथा इस हृदयांगन परिवार के सभी छोटे बड़े नए पुराने कनिष्ठ वरिष्ठ हर आयु वर्ग के बाल युवा वृद्ध सदस्यों को यथायोग्य अभिवादन प्रस्तुत करता और तत्पश्चात अपने वाचन पर आगे बढ़ता हूँ। इस समय मैं देख पा रहा हूँ कि जब तक मैंने ये अभिवादन की श्रृंखला पूर्ण की है, तब तक आदरणीय श्री अजय गुप्ता जी, भाई उमेश मिश्रा जी, आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, आदरणीय नीरू जैन दीदी और संस्थापक महोदय श्री विधुभूषण त्रिवेदी जी, ये सब लोग उपस्थित हो गए हैं। आप सब जानते हैं कि मेरा समय सोमवार से शुक्रवार तक 7 बजे का रहता है, लेकिन आज फ्राइडे मीट में व्यस्तता के कारण उसमें समय का अतिक्रमण हुआ और मुझे इधर आने में विलंब हुआ। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। आइए सीधे सीधे यहाँ अपने मन की बात कहता हूँ। अभी जहाँ मैं मीटिंग में थे, फ्राइडे मीट में, वहाँ भी एक प्रश्न उठा था और मैं उसी बिंदु से यहाँ पर उठ करके आता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं किसी भी चीज़ को
अपने पुराने क्षण से, पुराने दृश्य से साथ लेकर के उसके साथ में जुड़ करके आगे की बात करता हूँ। वहाँ एक विषय आया कि पटल कई सारे हैं, तो लेकिन सब पर एक सी ही सूचना मिलती है, जिससे कि सूचनाओं का डुप्लीकेसी टिप्लीकेसी हो जाती है। और ग्रुप, व्हाट्सएप के ग्रुप कई सारी जो अलग अलग मंतव्यों से बने हुए हैं, उन सब में जब एक सी ही सामग्री मिलती है तो निश्चित रूप से मोबाइल भर जाते हैं और देखने वाले को इरिटेशन भी होता है। स्वाभाविक सी चीज है, कोई इसमें कोई विशेष बात नहीं। उस बिंदु पर जब महाविचार कर रहा था तो चूंकि दिमाग में ये भी था कि मुझे हृदयांगन पर भी आना है, तो मुझे यहाँ की भी कुछ स्मृति हो गई। यहाँ मेरा सभी आदरणीय सदस्यों से विनम्र अनुरोध है कि जो बात वहां उठी थी वही बात यहां न उठने पाए, इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो विषय हृदयांगन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के व्हाट्सएप पटल पर आ रहा है, वही विषय हृदयांगन साहित्य लोक पर नहीं आए। साहित्य लोक का मतलब यह है कि वो फिर केवल साहित्य की चर्चा है, जबकि हृदयांगन का जो मूल पटल है उसमें हर प्रकार की चर्चा है। एक पटल बना हुआ है हृदयांगन की सैद्धांतिक के लिए, जिसमें कि केवल अधिकारी गण हैं, केवल जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं वही हैं। उसमें भी किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो, इसलिए हम सभी सदस्यों को, जो इवन जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, हम उनसे भी ये अनुरोध करते हैं कि उसके अंदर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बात सत्य है। जिसने भी ये प्रश्न उठाया, ये जिसने भी ये समस्या उठाई कि बार बार एक ही चीज को अनेकों जगह पर देखने में थोड़ी सी जो है वो दिमाग में उलझन सी होने लगती है, इरिटेशन होने लगता है, तो ये बात। और एक और विशेष जो मैं यहाँ पर उठाना चाहता हूँ वो ये कि कुछ साथी हमारे इस प्रकार के हैं, निश्चित रूप से वो साथी हैं, बहुत पुराने हैं, जुड़े हुए हैं। बहुत से तो साथी ऐसे हैं, विशेष रूप से हृदयांगन पटल पर, जो कि अपनी सदस्यता भी नहीं जमा कराए हैं। बहुत से साथी हैं, लेकिन प्रेमवश हम उन लोगों को अपने साथ बनाए हुए हैं। ये स्नेह है पटल के संस्थापक महोदय का उन प्रसिद्ध नामचीन व्यक्तियों के प्रति कि वो उनको अपने से दूर भी नहीं कर पा रहे हैं, उनकी विद्वत्ता को देखते हुए, उनके व्यक्तित्व को देखते हुए नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है, ये सब जानते हैं, वो प्रसिद्ध और नामचीन व्यक्ति भी जानते हैं कि बिना पैसे के काम उनका भी नहीं चलता है। अपने काम के लिए पैसा और दूसरे के काम के लिए कंजूसी ये है। किसी भी प्रकार से, किसी भी व्यवस्था में, किसी भी समाज को स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कुछ नहीं कह रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी प्रकार से अक्षम है कहने में, या वो अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं करना चाहता, या उसके मन में कोई भावना नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वो व्यक्ति संस्कारवश विरोध नहीं कर पा रहा है। यदि हम समझदार हैं, यदि हमारे अंदर समझदारी है, यदि हम कहते हैं स्वयं को कि हम समझदार हैं, प्रबुद्ध हैं, साहित्य वर्ग हैं, तो हमें स्वयं इस बात का संज्ञान ले लेना चाहिए कि हमें किस पटल की सदस्यता की क्या हमको देना है। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि संस्थापक महोदय मेरी बात से नाराज होंगे, मुझे बाद में फोन भी करेंगे, मैं जानता हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं, मैं जानता हूं। इसलिए मजबूर हूं
क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि हम साल में 2 प्रोग्राम बड़े बड़े करते हैं इस संस्था के माध्यम से। यदि हमारे पास फंड्स नहीं होंगे तो बड़े कार्यक्रम किस प्रकार से हो सकते हैं। और खूबसूरती की बात एक और है, एक बहुत ही पिन पॉइंट वाली बात कहता हूं आपको कि जो विशिष्ट व्यक्तित्व इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि जब हमें कार्यक्रम में बुलाया जाए तो हमें मानदेय भी दिया जाए, यात्रा व्यय भी दिया जाए, वही लोग वार्षिक सदस्यता नहीं, आजीवन सदस्यता को भी देने में गुरेज करते हैं और कहते हैं साहित्य के लिए पैसे देकर के तो सदस्यता लेना ये तो सम्मान खरीदने वाली बात हो गई। वो समय निकल गए। एक कभी एक शेर कहा जाता है कि वो समय निकल गया जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे। पुराने जमाने में जो बड़े रईस हुआ करते थे वो शौकीन हुआ करते थे साहित्य के, काव्य के, जिनके पास पैसा फुर्सत में हुआ करता था, रेज में हुआ करता था, वो अपने शौक के लिए अपना पैसा खर्च करके लोगों को धन दे करके उनको बुलाते थे। उनको इस बात में शान लगती थी कि आदमी हमारे दरवाजे पर आकर के हमें ज्ञान बांट रहा है, हमारी इच्छा की पूर्ति कर रहा है। इसलिए वो ये सारे कार्य करते थे। वो यात्रा व्यय भी देते थे, मानदेय भी देते थे, सारे काम करते थे। आज मुझे कोई ऐसा समूह बता दीजिएगा जो इतने बड़े बड़े टाटा बिरला और अडानी और अंबानी और जितने भी नाम हैं, मैं सबके लिए कह रहा हूं, किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूं, जितने भी नाम हैं इनमें से किसी भी एक का नाम ऐसा बता दीजिएगा जो कि कवि सम्मेलन या साहित्य सम्मेलन का आयोजन करता हो या उसमें पैसा लगाने के लिए तत्पर हो। पैसा कहाँ लगाएंगे? फुटबॉल का मैच हो रहा होगा, कबड्डी का मैच हो रहा होगा, क्रिकेट के मैच हो रहे होंगे, आईपीएल हो रहे होंगे, वहां पैसा लगाएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि वहां लगाएंगे तो वहां से लाभ होगा। तो फिर इन साहित्यिक कार्यक्रमों का क्या होगा? ये कहां जाएंगे? किसके भरोसे रहेंगे? क्या चंद पेंशनर्स के भरोसे पर या चंद गरीब लोगों के भरोसे पर कि 200-400 रुपए दे देंगे और प्रोग्राम हो जाएंगे? इसको आप मेरे मन की भड़ास मत समझिएगा, ये मेरी व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं। ये समाज की वास्तविकता है कि यदि साहित्यिक विभूतियां किसी ऐसे सामाजिक सरोकार की बनी हुई संस्था से जो कि बिना उसके हानि लाभ के चलने वाली है, जो केवल अपने कंधे पर उठाकर के किसी संस्था को लेकर के चल रहे हैं इसलिए कि समाज को कुछ अच्छा मिले, कुछ अच्छा सुनने को मिले, कुछ उसमें संस्कृति की जागृति हो, कुछ उसके अंदर संस्कार पले, कुछ उसके अंदर आध्यात्मिकता बढ़े, तो उससे ये अपेक्षा की जाए कि वो हमें आएंगे तो भाई उसके लिए हमें किराया भी दीजिएगा और मानदेय भी दीजिएगा। ये मेरे मन की पीड़ा है। आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि चूंकि मैं व्यक्तिगत रूप से इतना सक्षम नहीं हूं कि इस कार्य को कर सकूं या किसी भी ऐसे आयोजन को कर सकूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि समाज के वर्ग उठें और जो वास्तव में सक्षम हैं, जो अक्षम हैं, उनसे तो कोई किसी को कुछ कहने का मतलब ही कुछ नहीं है। मान लिया मैं अगर 1 बार या 2 बार या 3 बार अपने पारिवारिक सदस्यों को
साथ में लेकर के उन पर बोझ डाल करके एक कार्यक्रम को कर देता हूं। 1 साल कर दूंगा, 2 साल कर दूंगा, 3 साल कर दूंगा, तो चौथी बार मेरे परिवार के बच्चे ही कहेंगे कि पापा ये क्या है, ये तुमने क्या बना रखा है। हर साल कुछ ना कुछ ऐसा ही करते रहते हो और हम लोग जो है वो फिर माँ के वहीं पहुंच जाते हैं। साल भर मेहनत करके हम कुछ कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत कुछ अपने लिए अर्जित करने की, और वो सारा तुम उसके साथ में वो भी और अपना भी सब कुछ उठा करके झोंक देते हो ये प्रोग्राम। इसलिए नहीं कि उनको साहित्य से रुचि नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये सोच पर सोच होता है कि ऐसा क्यों है। ये तो बात एक अलग हो गई, लेकिन आज जो एक विशेष बात मैं कहने जा रहा था वो बात अभी कहीं छूट गई है। जो साथी सदस्य भी नहीं हैं और पटल को केवल और केवल अपने प्रचार प्रसार का माध्यम बनाना चाहते हैं, ये केवल इस पटल की बात नहीं, वो हर पटल के लिए बात है। मेरा उन सभी सदस्यों से विनम्र निवेदन है कि वो अपना प्रचार प्रसार अपने पटल पर करें, दूसरे पटल को केवल प्रचार का माध्यम न बनाएं। मान लिया यदि मैं पटल पर सक्रिय हूं, मैं अपनी रचनाएं भी डालता हूं, अपने लेख भी डालता हूं या अपने विचार भी व्यक्त करता हूं, और मैंने कहीं कोई कार्यक्रम किया है तो उसका महीने में, 1.5 महीने में, साल में, 6 महीने में कभी कोई एक वीडियो आ गया, कोई एक लिंक आ गया तो वो डाल दिया, वहां तक तो ठीक है। लेकिन जिन्होंने पटल पर कभी कोई प्रस्तुति नहीं दी या अगर कुछ उनकी तरफ से आया तो केवल प्रचार का माध्यम आया, तो क्षमा कीजिएगा, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। बेहतर है कि ऐसे साथी इन सब बिंदुओं को समझ करके स्वतः ही अपना निर्णय ले, क्योंकि यदि पटल के व्यवस्थापकों को कोई कड़ा निर्णय लेने को मजबूर होना पड़ा तो निश्चित रूप से दिलों के बीच में खाई पैदा हो सकती है। वो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसलिए बेहतर है कि सब अपने अपने कर्तव्य को, अपनी अपनी सोच को अपने मन के अंदर में झांक करके देख लें। ये हृदयांगन पटल है, अपने हृदय के आंगन में झांक करके देखेगा कि यदि आप स्वयं टेबल के दूसरी तरफ हों, स्वयं आप मेज के दूसरी तरफ बैठे हों, तो आपकी अपनी मनोभावना क्या होगी। बस इतनी बात सोच लीजिएगा। इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि इसके बाद में फिर दूसरे कार्यक्रम में मुझे व्यस्त होना है। आगे चलता हूं। धन्यवाद। उपस्थित साथियों को बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। नमस्कार।